नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम इतिहास के 7वें क्लास में हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि चौथे के बाद सीधा हम छठा लिख दिए थे, पांचवा गायब कर दिए थे, तो वो एक गलती सुधार था। कोई बात नहीं, जो हो गया हटाइए उसको। तो आज हम 7वां क्लास लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के विषय में। ठीक है, इसमें हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ इसके विषय में जाने थे। आज हम मौर्य साम्राज्य के विषय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर वीडियो की तरह इसमें भी मैं बोल देता हूं कि जितने भी झारखंड से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, जिसको आप जानते हैं, उन सभी को मेरा ये चैनल का लिंक भेजें। इसमें अभी हिस्ट्री और खोरठा को लेकर के क्लासेस चल रही हैं। ये खत्म होते ही फिर दूसरा क्लास चालू हो जाएगा। हो सकता है कि आगे हम अर्थशास्त्र को लेकर के बढ़ें, आगे इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, क्योंकि आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो सीजीएल हो सकता है या फिर जो स्पेशल ब्रांचेस के थे, है ना, जो एक फॉर्म भराया था म्यूनसिपल वाला, जिसमें से ऑडिटर का पोस्ट के लिए था, ये सब जो स्पेशल्स के लिए था, यानी कि जिसमें इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट थे आमतौर पर, यानी कि जो इकोनॉमिक्स से संबंधित थे, वो लोग भरे थे। तो उन लोगों के लिए भी इकोनॉमिक्स की कक्षाएं चालू की जाएंगी इसमें बहुत जल्द ही। तो और एक मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है लाइव तैयारी। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइव तैयारी के नाम से एक चैनल है। इसमें हम झारखंड जीके का क्लास ले रहे हैं अभी, और भी मेरे टीम के जो लोग हैं वो सभी लोग उनमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस दे रहे हैं। साथ में उस चैनल पे आपको लगभग प्रत्येक दिन ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ग्रुप स्टडी चलते हैं उसमें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये दोनों चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें आप लोग, ताकि जो मेरा मंतव्य है शिक्षा को फ्री करने का पूर्ण रूप से, वो पूर्ण हो सके। आप लोग पूरा सपोर्ट करिए हम लोगों का, और देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य को क्या था नहीं था इसके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था, वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना अखंड भारत की ओर एक बहुत सुदृढ़ कदम था। ठीक है, क्योंकि आप उसके क्षेत्र को देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़े क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, यह भारत के प्रथम और महानतम राज्यों में से एक था। मगध में जब नंद वंश खत्म हुआ, है ना, जिसका आखिरी शासक धनानंद था, उसके बाद मौर्य वंश का प्रारंभ होता है। आपको हम पहले भी क्लास में बता चुके थे ऑलरेडी। पिछले क्लास को यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया पिछला क्लास में जाके देखें। मौर्य साम्राज्य के उदय के विषय में बहुत अच्छा से, बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो उत्तर पश्चिम में अक्षास नदी से लेकर के, या फिर नदी घाटी से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। कहां कहां से, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उत्तर पश्चिम में अक्षास एक नदी का नाम है। ठीक है, ये नदी का नाम है। और दक्षिण में
कावेरी नदी तक, कावेरी नदी तक जो है सो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कौन? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्रथम बार भारत में किसी शासक के एक छत्र प्रभु सत्ता कायम करने में वो कायम हुआ था। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, उसने भारत का राजनीतिक एकीकरण करके विंध्य पर्वतमालाओं से दक्षिणी भाग में अपना साम्राज्य फैलाया था। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल के इतिहास जो है सो स्पष्ट और विश्वसनीय प्रमाण इसके उपलब्ध है। ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो साक्ष्य था, जिसके विषय से हम, जिसके बलबूते पर हम इतिहास को जान पाते हैं, वो उतना स्पष्ट नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य का है। ठीक है, तो इसका हम साक्ष्यों के विषय में थोड़ा देख लेते हैं, बात करते हैं। ठीक है, साक्ष्य और स्रोत। ठीक है, साक्ष्य और स्रोतों के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है सो स्रोत है हमारा शिलालेख। आपको बताए थे ना हम पिछले क्लास में शिलालेख। तो शिलालेख जो है सो देखा तो शिलालेखीय साक्ष्य जो है सो मौर्य इतिहास का सबसे प्रामाणिक या विश्वसनीय स्रोत है। ठीक है, अशोक ने अभिलेखों से या फिर अशोक के अभिलेख से भारत के सबसे प्राचीनतम सार्वधिक सुरक्षित एवं सुनिश्चित तिथि युक्त अभिलेख सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक का जितना भी शिलालेख था सब में बहुत पुराना और तिथि युक्त, ठीक है, डेट वाइज सब शिलालेख में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसिप, ये 1837 में में इन लिपियों को, मतलब जो ये शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हैं। कौन से लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये इन लिपियों को पढ़ के उसके विषय में बताते हैं। ठीक है, या फिर उनके रहस्यों का खुलासा करने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेप जो हैं वो श्रीलंका में जो पाया गया था इतिवृत्त, पिछले क्लास में इसका हम चर्चा किए थे, इतिवृत्त, इसमें जो है सो एक शब्द आया था। क्या नाम शब्द था वो? पियदस्सी। पियदस्सी एक शब्द आया था। ठीक है, जिसका मतलब प्रिंसेप साहब क्या बताते हैं? पिछले क्लास में हम देखे थे कि देवताओं के प्रिय, देवताओं के प्रिय ऐसे उन्होंने बताया। या फिर ये जो उपाधि है पियदस्सी का उपाधि जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? अशोक के लिए। ठीक है, अशोक के लिए ये प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, आगे हम यदि बढ़ते हैं
तो हमको ये पता चलता है कि अशोक का जो शिलालेख का समूह है वो दो टाइप का समूह था। ठीक है, एक था बृहद और दूसरा था लघु। ठीक है, कौन कौन से शिलालेख थे? वैसे एक और है आपका स्तंभ लेख, उसको कहते हैं। ठीक है, तो शिलालेखों का दो समूह है, शिलालेख और स्तंभ लेख अलग होता है। शिलालेख जो ऐसे पत्थरों पर लिखा जाता है और स्तंभ लेख जो बड़े बड़े स्तंभों में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे लिख के खड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे शिलालेखों में लिख दिया हम। ठीक है, तो शिलालेख जो है सो दो टाइप का पाया गया है। कौन कौन सा? एक लघु शिलालेख, एक लघु शिलालेख था और दूसरा बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो लघु शिलालेख का जो समूह है, इसमें जो लघु शिलालेख का समूह है, लघु शिलालेख समूह, ये जो लघु शिलालेख समूह है इसमें क्या है कि इसमें एक शिलालेख, जो लघु शिलालेखों में एक ऐसा शिलालेख है, ऐसा शिलालेख है जिसमें क्या बताया गया है कि साधारण लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने या फिर वैसे राजा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, उनके विषय में ये बताता है। ठीक है, एक लघु शिलालेख में एक अलग शिलालेख है। ठीक है, आगे हम और भी शिलालेखों के विषय में विस्तार से जानेंगे, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक बृहद शिलालेख जो अभी आपको बताया हम, बृहद शिलालेख या फिर स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। इसमें आमतौर पर अशोक के द्वारा की गई घोषणाएं, इसमें क्या था? घोषणा या फिर प्रशासन कार्य के लिए जो भी धम्म संबंधित, या फिर जब अशोक कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है, उसके बाद धम्म प्रचार में लग जाता है। इसके विषय में बहुत आगे हम देखेंगे, बहुत विस्तार से जानेंगे। तो उसमें जो धम्म से संबंधित जितने भी आदेश थे उनको बृहद शिलालेखों में या स्तंभ लेखों में लिखा गया है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे मिलता था? कोई व्यापारिक मार्ग में लटका दिया जाके, व्यापारिक मार्ग में, या फिर कोई प्रसिद्ध स्थल, ठीक है, या फिर कोई बड़ा नगर के निकट इसको रख दिया, तो ये बृहद शिलालेख थे। ठीक है, उसके बाद स्तंभ लेखों के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति के रूप में भी स्थापित किया गया था। स्तंभ लेख को कोई महत्वपूर्ण घटना यदि घटता है तो उसके स्मृति के रूप में भी, उसके यादों में भी स्तंभ लेख को लिखा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे स्तंभ लेख हैं या फिर शिलालेख हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी, मतलब मेन रूप से कहीं और लगाया था, उसको बाद के शासकों ने यहां से उठा के वहां दूसरे जगह ले गए। ठीक है, तो कौन कौन कहां पे लेके गया उसके विषय में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था फिरोज तुगलक। ठीक है, ये जो है, ये क्या किया ये व्यक्ति ने कि एक जगह में शिलालेख था जिसका नाम था अंबाला। ठीक है, प्राचीन काल में इसको टोपरा के नाम से भी जानते थे। अंबाला जो है सो अभी हरियाणा में है, हरियाणा में है। ठीक है,
और एक और शिलालेख ये उठाया ये आदमी, कहाँ से? पहला उठा लिया अंबाला से, ठीक है, और दूसरा जो लिया वो मेरठ से लिया, मेरठ से उठा लिया, और दोनों को वहां से उठा के कहाँ लेके स्थापित कर दिया? दोबारा दिल्ली में, ठीक है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह के द्वारा, ठीक है, या फिरोज तुगलक जिसको कह सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। दो शिलालेखों को कहां कहां से उठाया? सबसे पहला ये टोपरा से, जो अभी अंबाला जिला हरियाणा में है, ठीक है, और दूसरा जो है सो मेरठ से उठा के दिल्ली ले गया, ठीक है। उसके बाद अकबर जो भी है, अकबर वो भी इस काम को किए थे, ठीक है। वो क्या किए थे कि इलाहाबाद में एक स्तंभ मिला, ठीक है, जो मूलतः कहां पे था? कौशाम्बी नाम का एक जगह था, उस समय आपको बताए थे हम, कौशाम्बी, ठीक है। तो इलाहाबाद जिले से अकबर द्वारा स्थानांतरित करके इसको तो अकबर के द्वारा एक इलाहाबाद में स्तंभ को स्थापित किया गया। वो मूलतः कहां पे था? कौशाम्बी में था, वो अकबर लाके इलाहाबाद में खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद खाली इतना ही नहीं है, और भी आदमी है भाई। एगो जगह का नाम है बैराट, ठीक है, जो अभी कहां पे है? जयपुर राजस्थान में, ठीक है। वहां का जो स्तंभ लेख था या फिर स्तंभ था, उसको एक कनिंघम नाम का आदमी हुआ, कनिंघम, ये उठा के कहां ले गया? कलकत्ता, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ के अभिलेख को वहां, यहाँ से वहां स्थानांतरित भी हुआ बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिलालेख मिले हैं उसको 9 वर्ग में बांटते हैं, ठीक है। जितने भी शिलालेख अशोक के टाइम के मिले हैं या फिर उनके पूर्वजों के समय के मिले हैं, उसे 9 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला भाग जिसको बोलते हैं बृहद शिला लेख, ये कुल मिला के इनकी संख्या 14 है, ठीक है। ये मूल रूप से क्या होता था कि बड़ा बड़ा जो शैल खंड जिसको कह सकते हैं या फिर शिलाखंड बोल सकते हैं, या पत्थर का टुकड़ा, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, उसके ऊपर लिखा गया था। ये इसकी संख्या कितनी है? 14। ये कहां कहां पे स्थित थे ये बता देते हैं आपको, ठीक है। आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि अपना जब आप मेरे से हिस्ट्री पढ़ें तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ठीक है। मेरे भरोसे नहीं रहिएगा कि हम नोट्स भेजेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम नोट्स बना पाएं, ठीक है। हमारा जो दूसरा टीम रहता है हमसे 13 किलोमीटर दूरी पर रहता है, तो वो लोग भी उतना ज़्यादा ये नहीं होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग प्यार दीजिएगा चैनल को, ज़्यादा ये करिएगा, तो हो सकता है कि हम और भी टीम में नए नए मेंबर्स को ले लें। देखिए भाई, सीधा बात है, कोई आपके लिए यदि काम करेगा तो वो फ्री में नहीं करना चाहेगा। हम कर दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन कोई दूसरा आदमी नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे अभी फिलहाल टीम मेंबर्स हैं, उसमें से 4 सब मिला के हम लोग हैं, ठीक है, 4 हम लोग भाई ही हैं।
जिसका हम एक पहले हम हो गए सूरज, एक है अंकुर, दूसरा प्रभात है, मेरा अपना ही छोटा भाई है वो। उसके बाद एक प्रेम शेखर मिश्रा है, वो ये सब मिलके ही हम लोग ये चैनल सब चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग तीनों का मंतव्य एक ही, मतलब चारों का एक ही जैसा है, दोनों में कुछ मतलब इसमें कोई अंतर है नहीं। तो उतना समय हम लोग के पास नहीं हो पाता है कि सब सब्जेक्ट का नोट्स बना बना के हम दें। जैसे कि अभी हम हिस्ट्री और खोरठा हम पढ़ा रहे हैं, साथ में झारखंड जीके को भी पढ़ा रहे हैं, तो उतना समय नहीं बचता है और भी काम होता है आदमी का। तो बेहतर होगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और साथ ही साथ लिखते चलें। ठीक है, आप लोग चैनल को फैलाइएगा, ज़्यादा प्यार दीजिएगा, तो हो सकता है कि हम एक दो आदमी नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा रख लें, है ना। तो बेहतर होगा यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं कि नोट्स आप लोग बनाइए, नोट्स बना के हमको भेज दिया कीजिए, सबका हो जाएगा वो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो बृहद शिलालेख या बड़े शिलाखंडों पर जो उत्कीर्ण किए गए लेख हैं, वो कहाँ कहाँ पे स्थित थे। सबसे पहला एक मिला है कलसी नाम का जगह, जो अभी कहाँ पे, देहरादून में है। ठीक है, दूसरा जो है वो मानसहरा नाम का एक जगह है। ठीक है, मानसहरा जो अभी कहाँ पे है, आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद एक और है, उसका जगह का नाम है शाहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, उसके बाद आता है इस जगह का नाम है गिरनार या गिरनार, ठीक है। ये कहाँ पे है, गुजरात में, ये गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आता है एक जगह है सोपारा, ये कहाँ पे, अभी मुंबई के आसपास में है, ठीक है, वहां से मिला है। उसके बाद एक और जगह है, इसका नाम है धौली, क्या नाम है उसका, धौली, ठीक है। और एक वहीं पे उसी से सटा हुआ एक जगह है जौनगढ़, ठीक है, या जौगढ़, जो भी लिख सकते हैं इसको। ये दोनों ही कहाँ पे हैं, उड़ीसा में स्थित हैं, ये दोनों ही उड़ीसा में हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक जगह है मास्की, और एक जगह आ जाता है, इसका नाम है एग्रा गुड्डी, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ पे हैं, ये दोनों अभी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है जो शिलालेख है, उसको बोलते हैं लघु शिलालेख, लघु शिला लेख। तो लघु शिलालेख किसको कहेंगे, जो छोटे पत्थरों पर या फिर अपेक्षाकृत बृहद शिलालेख से
जितना बड़ा बृहद शिलालेख था उससे छोटे छोटे पत्थरों पर वो उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे मिला है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक नाम है, जगह का नाम है रूपनाथपुर। रूपनाथपुर, ठीक है, ये कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर या मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आता है एक जगह है जिसका नाम है मास्की। ये कहाँ पे स्थित है, राजचूर, जो कि किस जगह पे है, ये कर्नाटक जिला पे है। ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद एक जगह है सासाराम। ठीक है, सासाराम जो है सो किस जगह पे, शाहबाद बिहार में। शाहबाद बिहार में है, ठीक है। उसके बाद एक जगह का नाम है गुजरा। ठीक है, ये कहाँ पे है, दतिया नाम का एक जगह, कहाँ पे है वो, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद एक है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ये चिंतल दुर्ग कर्नाटक में उपस्थित है। ठीक है, हम आगे एक सबको लिखते नहीं, लिखने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जगह हुआ सिद्धपुर, जो ब्रह्मगिरी के पश्चिम में था। ठीक है, उसके बाद एक जगह है जाटिंग रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी के उत्तर पश्चिम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद आता है गोवी मठ, जो हासपेट के निकट कर्नाटक में उपलब्ध है, ये उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद पालाकर गुंड, ये हम लिख देते हैं, यदि पालाक गुंड नाम का जगह है। ठीक है, जो गोवी मठ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद इग्रगुडी, जिसको अभी लिखे थे हम, यहां से भी मिला है। उसके बाद एक जगह है राजुल मंडागिरी, वहां से भी मिला है। फिर एक जगह है अहोरा, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वहां से भी मिला है। उसके बाद एक जगह है दिल्ली, जिसको दिल्ली या भारपू, वो बैराट या जबलपुर राजस्थान में उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग दोनों शिलालेखों को देख लिए। उसके बाद आता है तीसरा, जो बोलते हैं उसको उत्तरी शिलालेख। शिलालेख, ठीक है, ये 2 उत्तरी शिलालेख जो है सो तक्षशिला पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, ये जो शिलालेख है वो कौन सा भाषा में है, अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। कौन सा भाषा में है, अरमाइक। अरमाइक भाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा शिलालेख जो है, यानी कि उत्तरी शिलालेख जो है तो 2 शिलालेख है। पहला जो मिला है तक्षशिला पाकिस्तान से मिला है, और दूसरा जो मिला है वो अफगानिस्तान के कांधार नगर के समीप मिला है, जो यूनानी और अरमाइक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है,
तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है कि वहाँ की स्थानीय निवासी जो है सो अरमाइक भाषा बोलते थे या फिर यूनानी भाषा बोलते थे, जिस कारण से वहाँ के लोगों के लिए ये स्थानीय भाषा होने के चलते वहाँ की स्थानीय भाषा में ही इसको लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद तीसरा शिलालेख, जो तीसरा उत्तरी शिलालेख है, वो कहाँ पे मिला है? वो मिला है लगमान नाम का एक जगह है जो जलालाबाद के निकट अफगानिस्तान में है, वहां से प्राप्त हुआ है। वो भी अरमाइक भाषा में ही लिखा हुआ है। ठीक है। यही शिलालेख में है कि तीसरा शिलालेख में भी देव नाम प्रिय या धम्म के प्रचार के लिए जो प्रयास किए गए थे उसके विषय में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद एक और है शिलालेख जिसको चौथा उत्तरी शिलालेख कहते हैं। इसको 1963 में स्टारबर्ग विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी, स्टारबर्ग यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है, वहां के एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? प्रोफेसर सलुंग बर्गर। ठीक है। उनको प्राप्त हुआ था। ये जो शिलालेख है ये भी यूनानी भाषा की लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है स्तंभ लेख। ठीक है। स्तंभ लेखों की संख्या कुल मिला के 4 है। उत्तरी शिलालेखों की संख्या कितनी थी? वो सॉरी, उत्तरी शिलालेखों की संख्या 4 है। स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो कुल मिला के 6 है। कहाँ कहाँ पे है इसको देख लेते हैं हम। ठीक है। तो स्तंभ लेख जो है कुल मिला के कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो स्तंभ लेख हम देखेंगे वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख देखते हैं। ठीक है। दिल्ली टोपरा स्तंभ। ठीक है। ये जो है सो मूलतः आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया थे कि ये मूलतः अंबाला या हरियाणा में स्थित था। ठीक है। इसे फिरोज शाह तुगलक जो थे उसके द्वारा टोपरा से अपनी नवीन राजधानी कहाँ पे? दिल्ली पर स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। पहला हो गया खत्म। चलिए दूसरा आता है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है। दिल्ली मेरठ स्तंभ। ठीक है। ये जो था जो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दूसरा स्तंभ लेख जो है सो मेरठ लाकर अपने नवीन राजधानी में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, मेरठ में। परंतु ऐसा कहा जाता है कि फारूक या फर्रुखार जो थे के शासनकाल में, इसका शासनकाल कब था? 1713 से 19 के बीच में। ठीक है। में उस टाइम क्या हुआ था कि बारूद खाना में विस्फोट हो गया था। ठीक है। जिस कारण से ये स्तंभ लोक जो स्तंभ लेख है या स्तंभ है वो टूट गया था। ठीक है। बाद में इसको 1867 में दोबारा रिपेयर करके फिर से लगा दिया गया था। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है एक है प्रयाग, या अभी जो इलाहाबाद जिसको कहते हैं, अभी उसका नाम भी चेंज हो गया, प्रयागराज कर दिया है ना। प्रयाग स्तंभ लेख। तो
तो इसमें ये कहा जाता है कि वर्तमान समय में यह स्तंभ लेख जो है सो इलाहाबाद के किले के अंदर है, ठीक है। लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि यह मूलतः कौशाम्बी में था, ठीक है। अशोक के द्वारा उत्कीर्ण यह जो स्तंभ लेख था यह कौशाम्बी से या कौशाम्बी के महामात्य के आदेश के नाम पर था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो कौशाम्बी का महामात्य था उसके नाम से एक आदेश था इसमें जो लिखा गया था, ठीक है। उसमें एक चेतावनी दिया गया था। क्या चेतावनी था? यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी बौद्ध संघ को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक बार फिर से हम देखते हैं कि प्रयाग स्तंभ में यह मूलतः कहाँ पे था? कौशाम्बी, ठीक है। और इसमें अशोक के द्वारा एक चेतावनी दी गई थी, किसको? कौशाम्बी के महामात्य को। चेतावनी क्या था कि यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ के नियम को भंग करने का या फिर संघ को भंग करने का प्रयास करता है तो उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी स्तंभ में जो है से एक और अभिलेख लिखा हुआ है जिसमें अशोक का जो द्वितीय पत्नी या रानी जिसका नाम था कारुवाकी, अशोक का दूसरा पत्नी जिसका नाम था कारुवाकी, क्या नाम था? कारुवाकी, ठीक है। या फिर उसको हम लोग कालुबाकी भी कहते हैं, कालुबाकी भी कहा जाता है उनको, ठीक है। या फिर एक और नाम है उनका, वो भी देख लीजिए, चारुबाकी, ठीक है। ये सब अशोक के दूसरे पत्नी का नाम था। अशोक का एक बेटा हुआ जिसका नाम था तीवर, ठीक है। उसी की ये माँ थी, कौन? कालुबाकी या फिर चारुबाकी या कारुबाकी, कुछ भी जो मन करता है वो बोलिए, ठीक है। तो इसके विषय में लिखा गया है, ठीक है। चारुबाकी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध संघ के द्वारा प्रदत्त दान का उल्लेख है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो दान दिए थे उसके विषय में लिखा गया, या फिर यही कारण से इसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है, रानी स्तंभ लेख भी या रानी अभिलेख जो कह सकते हैं, ठीक है। वो भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्तंभ लेख में और दो ठो चीज लिखा हुआ था, ठीक है। दो और अभिलेख लिखा हुआ था। क्या क्या था कि सबसे पहला जो था उसमें समुद्रगुप्त जो थे उसके प्रसिद्धि के विषय में लिखा गया था, और दूसरा जो था वो जहांगीर के द्वारा है इसमें उत्कीर्ण करा दिया गया था, यानी कि बाद में जहांगीर अपने नाम से कुछ कुछ और लिखवा दिया होगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एक स्तंभ लेख आता है जिसको बोलते हैं लौरिया, अरेराज स्तंभ लेख, ठीक है। अब इसके विषय में देखते हैं। यह जो स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख कहाँ पे स्थित है? बिहार के चंपारण जिले में। ये बिहार के चंपारण में है, ठीक है। इसका जो शीर्ष भाग है वो कमल के आकार का है, ठीक है। और शीर्ष भाग में ही ऊपर की ओर मुख किया हुआ दो सिंह का मूर्ति भी है,
ठीक है। और साथ ही साथ तो स्तंभ लेख के जो ऊपरी भाग है उसमें एक कमल के फूल के जैसा आकृति बनाया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। और कमल के फूल के ठीक नीचे राजहंस का आकृति बनाया गया है, जो मोती को चुगते हुए यानी कि मोती को खाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इस स्तंभ लेख में भी जो है सो दिल्ली टोपरा में जो स्तंभ लेख पाया गया है उसी के 6 अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बार बार आपको बता देते हैं, अभिलेख जो होते हैं ना, ये एक हिसाब से मैसेज किसको कह सकते हैं, ठीक है, मैसेज, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के 6 अभिलेख उत्कीर्ण है या फिर 6 मैसेजेस हैं जो दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख में थे या स्तंभ लेख में थे, वो सभी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आता है एक स्तंभ लेख है, या 5वां स्तंभ लेख जो है सो रामपुरवा स्तंभ लेख इसको कहते हैं। रामपुरवा स्तंभ लेख, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये भी जो है सो बिहार के चंपारण में ही है, ठीक है। बिहार का जो चंपारण है, कहाँ पे? चंपारण, चंपारण जिला में एक बेतिया नाम का जगह है, ठीक है। उसके उत्तर में रामपुरवा नाम का स्थान है जहाँ पे यह स्तंभ लेख पाया गया है। इसके बेतिया के उत्तर में रामपुरवा नाम का एक जगह है, रामपुरवा, ठीक है, वहाँ पे ये पाया गया है, ठीक है। इसके शीर्ष पर जो है, ये स्तंभ लेख के शीर्ष पर यानी कि स्तंभ के ऊपर सिंह की मूर्ति यानी कि शेर की मूर्ति और वृषभ यानी कि छोटा बैल जिसको कह सकते हैं, इसका प्रतिमा इसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। इसमें अशोक जो है सो धार्मिक घोषणा सब किया हुआ है, धार्मिक घोषणा या फिर उसके धार्मिक कार्यों का विवरण सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है लौरिया नंद या नंदनगढ़, ठीक है, स्तंभ। ये कहाँ पे है? ये भी बिहार का चंपारण में ही है। अभी तक देखिए तीसरा और 3 को मिल गया है, केवल बिहार के चंपारण में। बिहार का कहाँ पे? चंपारण, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है कि अशोक का जो सप्तधम्म लेख इसी में अंकित है, ठीक है। स्तंभ के शीर्ष भाग पर बैठा हुआ शेर का आकृति बनाया गया हुआ है और इसका ऊंचाई लगभग 40 फीट है। हाइट कितना है? लगभग 40 फीट, ठीक है। और ये स्तंभ के ऊपर बहुत चमकदार पॉलिश भी किया हुआ है, ठीक है। आगे जो आता है उसका नाम है, और भी 3 छोटा छोटा अभी लघु स्तंभ लेख पाया गया है, ठीक है। कौन कौन सा वो सब भी देख लेते हैं। 3 लघु स्तंभ लेख, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से मिला है? देखिए ये मिला है, सबसे पहला एक जगह का नाम है सारनाथ, सारनाथ। दूसरा मिला है एक जगह का नाम है सांची, तथा एक कौशाम्बी के नाम से जगह है, वहां पे मिलता है, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो था सारनाथ का अभिलेख, सारनाथ का जो अभिलेख था, इसमें क्या था कि यदि संघ, बौद्ध संघ में कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी जो होते थे उस संघ को यदि तोड़ता था तो उसके लिए क्या दंड विधान था, उसके विषय में बताया गया है इसमें। ठीक है, दंड विधान को, क्या था, दंड विधान, किसके लिए, संघ भंग करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग और भी आगे। जो है वो इस प्रकार से है कि देखिए, बोलते बोलते एकदम थक जाते हैं हम भी। एक धौली नाम का जगह है, फिर से लिख देते हैं, गड़बड़ हो गया। धौली नाम का एक जगह है, ठीक है, और एक जगह है जौनगढ़। ठीक है, यहाँ पे 2 ठो और भी छोटा छोटा अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख वहाँ पे लगाया गया था या फिर वहाँ से मिला है। ठीक है, वो जो हम सबसे पहला 14 शिलालेख का बात किए थे ना, 14 बृहद शिलालेख, उसी का ये पूरक शिलालेख है। इसमें अशोक के विषय में लिखा गया, फिर अशोक अपने विषय में ये बताते हैं, ये वर्णन लिखवाते हैं कि अशोक यह मानते हैं, या फिर अशोक के द्वारा यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, जितनी भी उनकी प्रजाएं थी वो सब उनके संतान की भांति है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं अपने संतानों के लिए, अपने निजी संतानों के लिए इहलौकिक और पारलौकिक, इहलौकिक का मतलब हो गया इस लोक में, और दूसरा जो परलोक का बात है, तो इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण का बात हम जैसा सोचते हैं वो केवल मेरे संतानों के लिए नहीं है, बिल्कुल जैसे मेरे संतानों के लिए, बिल्कुल उसी तरह से बाकी मेरी प्रजाओं के लिए भी। यानी कि अशोक का कहना ये था कि मेरे प्रजा और मेरे निजी संतानों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मेरे लिए समान है। ठीक है, उसके बाद एक शिलालेख आता है जिसको भाब्रू शिलालेख कहते हैं। ठीक है, भाब्रू शिलालेख, ये सब एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। ठीक है, 9 जो था आपका स्तंभ लेख था, ऑलरेडी वो खत्म हो चुका था आपका। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें क्या है ना कि ये शिलाखंड के ऊपर लिखा गया है, जो कि अब कहाँ पे है, कलकत्ता में। इसे बैराट की पहाड़ी से के चोटी से हटा करके कलकत्ता ले जाया गया था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें बौद्ध धर्म के प्रति जो अशोक के विचार थे, ठीक है, या फिर उनके प्रति जो श्रद्धा था, उसके विषय में इसमें बताया गया है। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के विचार, ठीक है, या फिर श्रद्धा हम इसको लिख देते हैं, कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे वो समझ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है, एक मिलता है गुफा लेख। गुफा लेख जो गुफाओं के अंदर लिखा गया था। ठीक है, ये जो है सो बिहार के गया में एक जगह है जिसका नाम है बराबर की पहाड़ी। ठीक है, वहां पे 3 ठो, कहाँ पे देखिए, फिर से लिख देते हैं, बिहार के बराबर के पहाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे 3 ठो गुफा लेख भी मिला हुआ है, जिनमें ये जो गुफा लेख है इसमें
अशोक के द्वारा आजीवक एक भिक्षु है, ठीक है, या फिर एक संप्रदाय कह सकते हैं, आजीवक। आजीवक, इसको हम संप्रदाय के रूप में देखते हैं, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को ये जो 3 गुफा है, वो गुफा सब दान में दिया हुआ था, ठीक है, उसका सूचना मिलता है इसमें, ठीक है। ठीक है, जो अभी बिहार में बराबर की पहाड़ी है ना, उसको उस टाइम में, यानी कि अशोक के टाइम में, खलतिक का पहाड़ी कहा जाता था। खलतिक, ठीक है, उसका नाम था बराबर की पहाड़ी का। और साथ में वही आसपास में सीमावर्ती में जो नागार्जुनी गुफा भी है, उसमें कौन सा गुफा है, तो उसका नाम है नागार्जुनी। ये गुफाएं हैं। ये अशोक के जो पौत्र थे, उनका नाम दशरथ था, उनके विषय में जानकारी देती है, या फिर उनके शिलालेख या फिर गुफालेख, ये सब वहां पे है, ठीक है। इसके बाद एक और शिलालेख आता है जिसका नाम है सन्नाताई लघु शिलालेख, ठीक है। तो इसमें मूल रूप से क्या है, देखिए कि अशोक के 3 और शिलालेख जो हैं, सो हाल में ही कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के सनाताई गांव में पाए गए हैं, ठीक है। इस खोज से इतिहासकारों की धारणा बनी है कि अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के समवर्ती भागों को विभाजित कर अपने अधिकार में कर लिया था। ये शिलालेख विषय वस्तु, लिपि शैली तथा भाषा के में कुर्नूल जो जिला है आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। वहां के जो वहां पे जो मिला था आपका शिलालेख एग्र गुडी में जो पाया गया था शिलालेख, उसके समान है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, ये सब के बारे में बहुत आसानी से जान गए हैं। अब आगे का जो भाग है वो आता है हमारा अशोक के शिलालेख और उसकी लिपि के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। यानी कि अशोक का शिलालेख में जो लिपि और भाषा का उपयोग किया गया था, उसके विषय में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिपि और भाषा, ठीक है। तो आमतौर पर अशोक का जो शिलालेख मिला है उसमें 2 लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। कौन कौन सा लिपि था, तो पहला एक लिपि था खरोष्ठी, ठीक है। दूसरा था ब्राह्मी लिपि। ये 2 लिपि में लिखा हुआ है। खरोष्ठी लिपि जो था खरोष्ठी लिपि जो था वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। यानी कि इधर से ऐसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में केवल शहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेख ही इस लिपि में लिखा हुआ है। अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ पे, एक शहबाजगढ़ी और दूसरा जो है एक मानसेहरा नाम का एक जगह है। वहीं का जो लिपि अभिलेख मिला है वो केवल
खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी जो शिलालेख है, अशोक के अन्य सभी जो शिलालेख हैं वो दाएं से बाएं लिखे जाने वाली ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। दूसरा कौन सा लिपि था? ब्राह्मी लिपि। ये कैसे लिखा जाता था? बाएं से दाएं। बाकी जितना शिलालेख है केवल मानसेहरा और शहबाजगढ़ी को छोड़ करके वो सारे शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है, यही जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, भारत का जितना भी अधिकांश लिपि है, दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक लिपियों जैसे और भी लिपि है ना, जैसे कि आमतौर पर हम ले लेते हैं बर्मी, तिब्बती, सिंहली, ये सब लिपि का ये मातृलिपि है। कौन कौन से लिपि का? दक्षिण एशिया का जो लिपि है, उदाहरण के तौर पर हम बर्मी ले लेते हैं एक उदाहरण, बर्मी लिपि हो गया, या फिर तिब्बती लिपि हो गया, ठीक है, या सिंहली एक लिपि का नाम है। ये सब का मातृलिपि ब्राह्मी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो तक्षशिला और कांधार में प्राप्त हुआ है अभिलेख, दो अभिलेख हैं, वो यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सब लिपियों को या फिर ये अभिलेखों को देखकर ये पता चलता है कि अशोक का जो भाषा था वो प्राकृतिक भाषा था। कौन सा भाषा था? प्राकृत भाषा। ठीक है, जब हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे उस समय प्राकृतिक भाषा को आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ऐसा समझ लीजिए, प्राकृतिक भाषा वैसे भाषाओं को कहेंगे हम जो आम बोलचाल की भाषा थी उस टाइम की। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? और कोई खास इसमें था नहीं। उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर अभिलेखों के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो सबको देखते हैं। तो मौर्योत्तर अभिलेख, ठीक है, और भी बहुत सारा अन्य अभिलेखों में जिसका प्रत्यक्ष संबंध मौर्य काल से है और जो अनिवार्यतः अशोक कालीन नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत सारा ऐसा अभिलेख जो मिला है जो जिसका संबंध जो है सो मौर्य काल से है और जिसका सीधा संबंध हमारे अशोक सम्राट से नहीं था। इसमें जो है सो तक्षशिला के प्रियदर्शी अभिलेख, लंपक या लमगान का अभिलेख जो है अफगानिस्तान के जलालाबाद के निकट काबुल नदी के तट पर यह स्थित है। कौन कौन सा अभिलेख देखते हैं। ठीक है, तक्षशिला का एक प्रियदर्शी अभिलेख हुआ, या फिर लंपाक या लमगान का अभिलेख जो अभी कहाँ पे है? अफगानिस्तान के जलालाबाद के निकट काबुल नदी के तट के पास ये मिला था। ठीक है, साथ ही साथ एक जगह का नाम है शाहगोरा, शाहगौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। वहाँ में ताम्रपत्र अभिलेख तथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के राजस्थान के बोगरा एक जिला है राजस्थान का, बोगरा एक जिला है। ठीक है, वहाँ पे एक अभिलेख मिला है। ठीक है, उसके बाद अंतिम 2 अभिलेख जो है सो वो अकाल के समय में किए गए राहत उपायों का उल्लेख है। अकाल के टाइम में जो
किया गया राहत उपाय है उसके विषय में बताया गया है। 150 ईसा पूर्व में रुद्रामन और उसके बाद जूनागढ़ का अभिलेख में मौर्य के प्रासंगिक संदर्भों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें उसका प्रशासनीय या फिर धार्मिक या फिर नैतिक विदेशी ये सब नीति के विषय में बताया जाता है, कोई खास उतना है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथ से क्या हम लोग को मिलता है जानकारी मौर्य साम्राज्य के विषय में, उसके विषय में जरा देख लेते हैं हम और भी। हाँ, आगे हम देखते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखते हैं। तो देखिए धार्मिक स्रोत जो है सो धार्मिक स्रोत में जो बौद्ध साहित्य है वो मौर्य साम्राज्य को या फिर अशोक को जानने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता था बौद्ध साहित्यों में कहा गया है अशोक के लिए कि अशोक जो है सो पहले बहुत दुराचारी राजा था, बाद में उसने जब बौद्ध धर्म को धारण किया या फिर बौद्ध धर्म को अपनाया उसके बाद वो बहुत अच्छा शासक बन गया। ठीक है, तो ये सब जो जानकारी है वो बौद्ध साहित्य से मिलती है ना। लेकिन देखिए बौद्ध साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध साहित्य है वो जातक कथा है ना। इसमें कहा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म जो थे उसके विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन देखिए इससे हमको उस टाइम के समकालीन यानी कि बुद्ध के समकालीन जो सामाजिक व्यवस्था था, शिल्प श्रेणी था या उसके अस्तित्व के विषय में या फिर लोक प्रचलित जो कथा था या प्रथा था, इस सब के विषय में हमको बहुत आसानी से प्राप्त या पता चल जाता है ना। देखिए होता ये है, आप यदि साहित्य को ध्यान से देखिएगा तो साहित्य जो होता है उसको कहा गया है कि समाज का वो दर्पण होता है। उस समय यानी कि यदि आप कोई साहित्य को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस साहित्य को पढ़ने से आपको क्या पता चलता है कि उस टाइम में जिस टाइम में वो साहित्य को लिखा गया था या फिर उसकी रचना हुई थी उस समय के समाज का वर्णन उसमें मिल जाता है बहुत आसानी से। आप यदि प्रेमचंद्र को पढ़ें तो उसमें आप प्रेमचंद्र के समकालीन समाज के विषय में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। उसमें देखिएगा बहुत सारा कहानी ऐसा है, जैसे कि एक कहानी बहुत पॉपुलर है उसका पूस की रात। उसमें साहूकारों के द्वारा किस प्रकार से आम जनता को परेशान किया जाता था उसके विषय में बताया गया है ना। एक कहानी है ठाकुर का कुआं, उसमें क्या बताया गया है कि ऊंच नीच का जो भाव था उस समय, निम्न जाति और उच्च जाति के बीच में जो गैप था उसको दिखाया गया है। तो साहित्यों में जो है सो आमतौर पर समाज के विषय में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एक साहित्य क्या नाम है, अशोकावदान के नाम से एक साहित्य है, एक किताब है। और दूसरा एक किताब है दिव्यावदान। ठीक है, ये दोनों जो है सब बौद्ध ग्रंथ हैं, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, इससे अशोक के व्यक्तित्व के विषय में बहुत सारा जानकारी मिल जाता है। ये जो दोनों साहित्य है ये दोनों को हमारे भारत के बाहर मुख्यतः ये तिब्बत और चीन के जो बौद्ध साहित्य में ये संरक्षित किया गया है। ठीक है, इन दोनों साहित्य में अशोक के द्वारा जो सैन्य अभियान चलाया गया था, आपको पता है ना, बताए थे बिंदुसार अपने बेटे अशोक को तक्षशिला भेजा था, किस लिए,
वहाँ पे जो सैनिक विद्रोह हो गया था, या फिर वहाँ पे लोगों के बीच बीच में जो विद्रोह हुआ था, उसको कम करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए अशोक का जो सैन्य अभियान था उसके विषय में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में एक साहित्य है जिसका नाम है दीपवंश। ये श्रीलंका का साहित्य है। और एक और है जिसको हम लोग महावंश के नाम से जानते हैं। ये दोनों श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका। ठीक है। इसमें जो है सो बौद्ध के या फिर अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था या उसका प्रसार किया गया था, विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। ठीक है। दीपवंश का जो संकलन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से महावंश जो है वो एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या नहीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि महावंश का एक टीका भी छपा बाद में। ठीक है। जिसको वंश थपका सिनी के नाम से एक महावंश का टीका भी छपा वो। ठीक है। समझ में आ गया? इससे भी बहुत सारा और अलग अलग टाइप का कहानी प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में एक महायान ग्रंथ है। बौद्ध में आप जब देखिएगा ना तो उस समय हीनयान महायान 2 ग्रुप है, उसके विषय में भी आगे पढ़ लेंगे, आपको बता देंगे क्या है नहीं है। ठीक है। तो जो महायान ग्रुप का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मंजू श्री मूल कल्प। ठीक है। इसमें भी 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का जानकारी तथा नंद वंश और मौर्य वंश के विषय में जानकारी इसमें बहुत सारा मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा जैन साहित्य। जैन साहित्य में एक आदमी हुआ, ठीक है, जिसका नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र नाम का एक व्यक्ति हुआ। ठीक है। वो एक साहित्य का रचना किया जिसका नाम क्या था? स्थविरवली या फिर परिशिष्ट वर्मन। ठीक है। इसमें जो है सो चाणक्य का जीवन चरित्र लिखा गया है। ठीक है। और उसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, साथ में मगध विजय, ये सब के विषय में जानकारी मिलता है इसमें। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो ब्राह्मणीय ग्रंथ जो हैं वो उसमें पुराण जैसे हो गए। पुराणों में भी बहुत विशेष रूप से मौर्य वंश के विषय में बताया गया है। ठीक है। इसमें से बहुत सारा ऐसा कहानी है कि जो बहुत सारा काल्पनिक भी लगता है। तो मेन रूप से विष्णु पर एक पुराण का नाम है हमारा हिंदू धर्म में है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में नंद वंश की उत्पत्ति तथा कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वारा उसे पूरा खत्म करने का, सत्ता से हटाने का वर्णन मिलता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है। तो मौर्य के इतिहास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है सो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। यह जो है सो राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित एक विशाल ग्रंथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है सो यह 15 अधिकरण, ये जो है सो 15 खंडों में और 180 अध्याय में यानी कि चैप्टरों में ये विभाजित किया गया है, ठीक है। इसका जो रचना हुआ था ये मूल रूप से संस्कृत के गद्य और पद्य यानी कि कहानी और कविता के रूप में किया गया था। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की चर्चा वैसे कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पुष्पिका नाम का एक चैप्टर कह सकते हैं, उसमें लिखा हुआ कि इस ग्रंथ की रचना उस व्यक्ति ने की थी, या फिर पुष्पिका नाम का एक किताब कह सकते हैं हम। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अर्थशास्त्र की रचना जो है सो उस व्यक्ति ने की थी जो नंद राजाओं के नियंत्रणाधीन भूमि का स्वामी था, ठीक है। उसके बाद यानी कि उसमें यह कहा गया है कि अर्थशास्त्र का रचना नंद वंश के समकालीन या फिर उसके भूमि में निवास करने वाले लोग ने की थी। लोग यानी कि कौन? चंद्रगुप्त, ये कौटिल्य से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक विद्वान हुए जिनका नाम हुआ आर.के. मुखर्जी। उसके बाद हुआ एक नीलकंठ शास्त्री और कृष्णा राव, रोमिला थापर। ये सब जो विद्वान हैं ये विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर ये मानते हैं कि ये मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ये मंत्री के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं कि कुछ किताबें हैं जिनको कौन कौन लिखा है, इसको देख लेते हैं। एक मुद्रा राक्षस के नाम से किताब है, मुद्रा राक्षस। इसका लेखक जो है सो विशाख दत्त को कहा जाता है, विशाख दत्त, ठीक है। उसके बाद एक किताब हुआ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। इसका कलहन को कहा जाता है इसका लेखक, ठीक है। उसके बाद एक किताब का नाम है कथास कथासरित सागर के नाम से, इसको सोमदेव ने लिखे थे, ठीक है। उसके बाद एक बृहद कथा मंजरी के नाम से किताब है, बृहद कथा मंजरी के नाम से किताब है। इसको क्षोभ या छोम चंद्र के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी स्रोतों के विषय में। चलिए आगे विदेशी स्रोत को देखते हैं, है ना। विदेशी स्रोत। तो सिकंदर का जब आक्रमण भारत में हुआ था, और आपको पता होगा कि सिकंदर यहाँ से हार के गया था, है ना।
तो जब सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ, उसके बाद भारत को लगभग पश्चिमी देशों के लोग या फिर दूसरे देशों के लोगों ने भारत को जाना, और उसके बाद यहाँ पे और भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों का आगमन यहाँ पे होने लगा। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि सिकंदर के आक्रमण ने बाहरी संसार के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे। ठीक है, तो एक धीरे धीरे हम सबका नाम जानते हैं एक एक करके, विदेशी यात्री सबका। ठीक है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक यात्री आए हमारे यहाँ जिसका नाम था ओनेसिक्रिटस। ठीक है, ओनेसिक्रिटस ये जो है एक व्यक्ति हुए निरियाकस। ठीक है, ओनेसिक्रिटस जो है सो निरियाकस का जो है समुद्री यात्रा में उसका सहायता दिया था, और वो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा था। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति हुए, इनका नाम था एरिस्टोबुलस। हाँ, तो एरिस्टोबुलस जो था वो सिकंदर के साथ युद्ध के क्रम में आया था। ठीक है, इसके बाद मौर्य दरबार में बहुत सारे यूनानी आए, यूनानी राजदूत आए। ठीक है, जिसमें से एक प्रसिद्ध हुआ मेगस्थनीज। इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर नाम है मेगस्थनीज। ठीक है, जिसे जो मेगस्थनीज था, जिसे फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक जो थे वो सेल्यूकस निकेटर जो थे, है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत की तरह इसे भेजा था। कौन भेजा था इसको? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बिंदुसार का जो दरबार में एक आया था उसका नाम था डाइकिमस। ठीक है, वो पाटलिपुत्र में बहुत देर तक रहा था, बहुत दिन तक रहा था। ये बिंदुसार का दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? डायमेकस। ठीक है, उसके बाद सेल्यूकस का जो नौसेना अध्यक्ष था, इसका क्या नाम था लिख देते हैं हम, पेट्रोक्लीज। ठीक है, और एक डायनोसियस। ये दो व्यक्ति भारत में राजदूत बनकर के आए थे। ये कौन थे? सेल्यूकस के सेना अध्यक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेगास्थनीज जो थे वो एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा इंडिका। ठीक है, इसमें से भारत के विषय में बहुत सारे चीज़ों के विषय में बताया गया है, बहुत सारे जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक में। ठीक है, तो कुछ कुछ विवरण इसके विषय में हम देते हैं आपको।
कि क्या है नहीं है किताब में। तो इसमें मुख्य रूप से जो जानकारी मिलती है उसमें ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो सेल्यूकस के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होने का बात करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए महिला अंगरक्षक होते थे उसके विषय में ये बताता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका एक चीनी यात्री हुआ जिसका नाम फाहियान था, फाहियान और हेनसांग। ठीक है, फाहियान और हेनसांग नाम का एक व्यक्ति हुआ। ये जो था वो 4वीं और 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, इनके भी पुस्तकों में बहुत सारे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है पुरातात्विक उत्खनन के विषय में देखते हैं। ठीक है, खुद घर से क्या निकाला उसको देख लेते हैं जरा। पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, तो समय समय पर जो है सो भारत में उत्खनन के कार्य होते रहे हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत तथा गंगा के मैदान में अनेक मौर्यकालीन स्थल की चर्चा हुई है या फिर वहां पे उत्खनन करवाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य राजमहल का भी अवशेष मिला है पटना के निकट। ठीक है, पटना के समीप में एक जगह है कुम्हारार के नाम से एक जगह है, तथा उसके बाद एक बुलंदी के नाम से जगह है। ठीक है, वहां पे मिला है। उसके बाद कौशाम्बी, राजगीर, पाटलिपुत्र हो गया। उसके बाद हस्तिनापुर, तक्षशिला, ये सब जगह पर भी बहुत सारे मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला है? काले रंग का मृदा भांड मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है। ठीक है, उसके बाद कला संबंधी साक्ष्य भी बहुत सारे मिलते हैं। इसमें बहुत सारे राजाओं की जो राज आज्ञाएं हैं ये सब भी बहुत सारे चीज़ों में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कला के क्षेत्र में यदि स्तूप देखते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारे पशु पक्षी या फिर पशुओं की जो मूर्तियां हैं ये सब हैं। उसके बाद मुद्रा का यदि साक्ष्य के रूप में देखें तो नंद तथा मौर्य साम्राज्य के उत्थान से पूर्व भारत के मानकों के आधार पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। मुद्रा उस समय मिलता था। ठीक है, और जो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था उसमें चांदी के पर्ण के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो सिक्का मिला है उसमें वृक्ष या फिर सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षी ये सब के चिन्ह जो है सो उसमें बने होते थे। ठीक है, यही दौरान इसमें पंचमार्क और आहत सिक्का का भी मिला है, यानी कि वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कोई सिक्का के लिए पंचमार्क सिक्का, किसी को आहत सिक्का कहा जाता था। प्रारंभिक में जो था सिक्का सब वो चांदी और तांबा का पाया जाता था और विभिन्न विभिन्न आकार प्रकार का होता था। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारा अलग अलग प्रकार का चिन्ह होता था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में जाने, उसके विषय में कैसे जाना गया, है ना, उसके क्या क्या साक्ष्य हैं, इस सब के विषय में हम लोग आज जान गए। अगले क्लास में हम देखेंगे मौर्य राजवंश का आरंभिक इतिहास, मगध विजय, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब के विषय में, सेल्यूकस के साथ क्या कैसे कैसे संघर्ष हुआ था, इस सब के विषय में हम जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।